बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विशाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान का दुश्मन भारत पहलगाम हमला करके ललकार रहा है और हमारे हस्ब इक़्तिदार और इख्तिलाफ की आदत आपस में ही उलझने से बाज नहीं आ रहे हैं। दुश्मन जब सर पर आ जाए तो ज़रूरी है कि अपने इख्तिलाफात को अलाए ताक रख कर दुश्मन को मुत्तहिद होकर पैगाम दिया जाए और मुल्क की दफा किया जाए। इसका इदराक करते हुए ही भारत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद सेनेट में मंजूर की गई है। हमने मिलकर भारत का चेहरा दुनिया को दिखाना है और वहीं भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब भी देना है। क्या इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम तैयार है और क्या इसके हालात इसकी इजाज़त भी देते हैं? इस पर इज़हार ख्याल के लिए वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार तज़किया का जनाब गुलाम हैदर शेख साहब, और इनके साथ ही वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तज़किया कार कमाल पाशा साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। अब दोनों ही मुअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जो हैं वो मौजूदा हालात को बड़ी इन पर गहरी नज़र रखते हैं। आप इन पर बहुत से कॉलम भी तहरीर कर चुके हैं भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और इस जारहियत के हवाले से भी आप जो है तज़किया पेश करते रहते हैं। सो मैं प्रोग्राम का आगाज़ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से करते हुए इससे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त भारत को पहलगाम हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इससे भारत जो है वो क्या हासिल करना चाहता है और क्या कुछ इस ड्रामे में अब तक हासिल कर पाया है। जी मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान जो है उसके बारे में, हिंदुस्तान वीज़ा पाकिस्तान के बारे में दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आर्च राइवल हैं और दोनों एटमी ताकत हैं और दोनों मुतअद्दिद बड़ी और छोटी जंगें लड़ चुके हैं और दोनों ममालिक हालत जंग में हैं। मौजूदा जो हालत जंग की सूरत है वो ये है कि जब 2001 में ट्विन टावर्स का वाक़या हुआ और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का ऐलान किया तो पाकिस्तान फ्रंट स्टेट बन गया। इंडिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दर्जनों कौंसल खाने कायम किए और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को फरोग देना शुरू किया। इस बारे में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की ऐसी ख्वाहिशों के नतीजे के अंदर दहशतगर्दी की जो जंग विदिन अफगानिस्तान जारी थी वो अफगानिस्तान की ड्यूरेंट लाइन से स्पिल ओवर करके पाकिस्तान के जो हमारे कबायली इलाके थे वहां तक पहुंची और फिर वहां से आगे बढ़कर पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों से होती हुई कराची के साहिलों तक चली गई और पाकिस्तान ने 20 सालों के दौरान इस जंग में 75,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानी दी और 130 अरब डॉलर से ज्यादा जो है वो माली नुकसान उठाया। हिंदुस्तान बाद नहीं आया। हमने ये समझा कि जिस वक्त अमेरिका यहाँ से चला जाएगा और तालिबान जो हमारे उस वक्त स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, जब वो काबुल में हुक्मरान होंगे तो हमारे लिए सत्ते खैरें हो जाएंगी। हमारा ये बॉर्डर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का बॉर्डर महफूज हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और जो अफगान तालिबान थे उनकी हुकूमत ने भी, जो हमारे तालिबान थे टीटीपी जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही थी, उनको वहां पर एक महफूज पनाहगाह मिल गई और 2021-22 से लेकर अब तक ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दरअंदाजी भी हो रही है और दहशतगर्दी की जंग भी जारी है। पाकिस्तान के दो सूबे केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो
इस वक्त अनरेस्ट पाया जाता है, इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि जितने दहशतगर्द ग्रुप और जितने BLA और ये वो इस किस्म के ग्रुप जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सार्वभौमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं या सियासी जदोजहद कर रहे हैं, इन सब को भारत की टेक्निकल और फाइनेंशियल इमदाद जो है वो हासिल है। और रिसेंटली जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसमें भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के पास हैं और पाकिस्तान ने कई अदारों को ये सबूत पेश भी किए हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि इंडिया जब जिस वक्त ट्रंप का पहला दौरे हुकूमत था, तो हमने देखा कि न्यूयॉर्क में इंडिया के जो लोग थे, इंडियन निजात अमरीकी, उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया और उसमें नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। और हमने अमेरिका की तारीख में पहली बार देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ बाहों में बाहें डाल के वो उस प्राइवेट मीटिंग के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी ने अरेंज की थी, वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शरीक हुआ। और ये मैं समझता हूं कि उस दौर में बहुत बड़ी कामयाबी थी इंडिया की। अब जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आए हैं, तो पहला ही वाकया हुआ कि पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह नामी जो अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द था वो पकड़ कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला अपनी शख्सियत को उभारने का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पार्लियामान में खिताब किया, तारीखी खिताब 1.5 घंटे का, उसमें उसने 1.5 मिनट तकरीबन पाकिस्तान का नाम लेके उसका शुक्रिया अदा किया। यहां से हमारे ट्रंप इंतजामिया के साथ जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात का आगाज हुआ। फिर हमने दूसरा देखा कि ट्रंप ने जो 100 दिनों के अंदर जो 100 वो डिक्लेरेशन जारी किए, सदारती फरमान जारी किए, उनमें एक फरमान ये भी था कि अफगान तालिबान से असला वापस लिया जाएगा। उसमें भी पाकिस्तान से उन्होंने मदद तलब की और इस तरह पाकिस्तान के अमेरिका की मौजूदा इंतजामिया के साथ ताल्लुकात जो है वो मजीद मुस्तहकम होने का हमें अंदिया मिला। ये चीज भारत को कबूल नहीं थी। फिर भारत ने जो कनाडा में किया, रॉ ने दहशतगर्दी फैलाई और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। फिर इंडिया ने अमेरिका के अंदर जो मामला किए उस पर भी अमेरिका की हुकूमत ने इंडिया को शटअप कॉल दी। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इंडियन शहरियों ने रॉ के साथ मिलकर जो वहां पर उद्यम मचाया, उस पर भी यूरोप और वेस्टर्न ममालिक के अंदर भी इंडिया का जो ये दहशतगर्दाना चेहरा है, दूसरे ममालिक के अंदर जाकर पंगेबाजी करने का जो इनका रोल था, पाकिस्तान जिसका पहला शिकार था। लेकिन पाकिस्तान अपने इस मौकफ को आलमी दुनिया से नहीं मनवा सकता कि पाकिस्तान इंडिया की दहशतगर्दी का शिकार है। लेकिन इंडिया इस मामले में खासा बेनकाब होने लगा था। और सबसे बड़ा जो वाकया हुआ वो बांग्लादेश के अंदर जो एक इनकलाब आया, जिसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है इनकलाब लाने में, लेकिन उसकी इनकलाब का जो आफ्टर मैथ हुआ वो ये है कि बांग्लादेश की नई हुकूमत ने, डॉक्टर यूनूस की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ताल्लुकात का आगाज किया जैसे दो पुराने बिछड़े हुए भाई आपस में मिल जाते हैं। ये सारी चीजें मिलजुल के इंडिया के लिए एक सुहानी रूह बन गई ये बात। और फिर पाकिस्तान का जो IMF और दीगर इदारों के साथ जो एक रीयूनियन हुई और पाकिस्तान के बिगड़ती मैशत के बिगाड़ में कमी वाक़या होनी शुरू हुई और पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई, तो ये सारी चीजों ने मिलजुल कर इंडिया को परेशान किया। तो इंडिया ने एक ऐसा ड्रामा रचाया जिसके नतीजे में पाकिस्तान को हालत जंग में वापस लौटाया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो जो मसाइल से निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी निकला नहीं है, उसको दोबारा उन मसाइल के अंदर फंसा दिया जाए। और इंडिया ने ये बहुत बड़ा वाकया वहां पर किया।
लेकिन ये इतने भोंडे तरीके से हुआ कि जिस वक्त पहलगाम में ये वाकया हुआ उसके ठीक 3 मिनट के बाद इंडियन मीडिया ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर रख दिया और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इसको रिटेलिएट किया, तुर्की ब तुर्की पाकिस्तान ने बिल्कुल इंडिया को ऐसे रिटेलिएट किया है जैसे ट्रंप की टेरर वॉर को चाइना ने रिटेलिएट किया है, तुर्की ब तुर्की। जी, इसको बात तो आगे लेके चलते हैं। अपना मुशफ़ाक़ कमाल पाशा आपने बड़ी तफसील से जो है इस पर रोशनी डाली है कि बेसिक इसकी क्या थी और अब हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं वो जो आखिरी सवाल का हिस्सा था वो मैं गुलाम हैदर शेख साहब से करना चाहूँगा। गुलाम हैदर शेख साहब आप समझते हैं कि पहलगाम जो ड्रामा था वो जिस मकसद के लिए किया गया उसका तो इजहार मुशफ़ाक़ कमाल पाशा साहब ने कर दिया, अब उसका जो नताइज हैं उस पर ज़रा आप रोशनी डालिए कि आप समझते हैं कि वो जो कुछ पाना चाहता था इंडिया वो इस मकसद में अपने में कामयाब कहाँ तक हुआ है और क्या आप समझते हैं कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा? जी गुलाम हैदर शेख साहब। थैंक यू जी शाहिद साहब। बात यह है कि ये पहला वाकया नहीं है जिसपे कि इंडिया ने पूरी दुनिया में वावेला मचाया हो और उसके मीडिया ने ये सारा जो है ड्रामा जो है दुनिया के सामने पेश ना किया हो। वो ये तो एक बड़ा वाकया था। वहां तो एक कबूतर भी पकड़ा जाता है तो वो उसका भी इतना शोर मचाते हैं, दुनिया को इस तरह यकीन दिलाते हैं कि ये हमारे साथ ये जुल्म पाकिस्तान ने कर दिया है। तो हम उस तरह से रद्द अमल नहीं देते, हमारी हुकूमत उस तरह से रद्द अमल नहीं देती जिस तरह के उनका मीडिया या उनकी हुकूमत या उनके इदारे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। जैसा कि जाफर एक्सप्रेस का हमारा मामला हुआ था और हमारे पास वाज़ेह सबूत थे, तो ये जो आज कदम पहलगाम के वाक़े के ऊपर इंडिया ने उठाए हैं ये हमें उस वक्त उठाने चाहिए थे ताकि दुनिया को पता चलता कि वाकई भारत ने ये एक घिनौना जुर्म किया है और ये उसमें मुलविस है। लेकिन पाकिस्तान उसमें नाकाम हुआ, उसने ये दुनिया को बावर कराने में जो है वो पसुपेश से काम लिया। अब मसला ये है कि दोनों तरफ कशीदगी तो है और कशीदगी बढ़ रही है, जबकि दोनों तरफ से सफारती अमले को अपने अपने मुल्क में वापस बुला लिया गया है। और यही नहीं बल्कि LOC के ऊपर इनकी आपस में फायरिंग का भी तबादला हुआ है। गो के किसी जानी नुकसान का या किसी और नुकसान का अभी तक कोई इल्म नहीं हुआ, लेकिन ये मामलात बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर चल रहे हैं। और इस तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों ने दोनों ममालिक को सब्र और तहम्मुल की तलकीन की है। तो अब जहाँ तक बात है कि इंडिया जो है वो किस हद तक कामयाब हुआ, तो इंडिया तो अपने जो भी उसके यहाँ मामला होता है उसमें वो कामयाब ही जाता है वक्ती तौर पे। लेकिन आप ये देख लें कि उसके बावजूद उसका जो दहशत गर्दाना जो चेहरा है, जो उसके जो अमल हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के ऊपर वाज़े हो गए हैं और दुनिया ये जानती है कि ये इंडिया क्या कर रहा है और उसके खिलाफ इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। अब मसला ये है कि हमारा मीडिया और हम किस हद तक मुत्तहिद होके उसके प्रोपेगेंडे का जवाब दे सकते हैं। तो हमारी जो कौम है, हम जो पाकिस्तानी हैं, ये हम जंगों से तो नहीं घबराते, हम हर वक्त हालत जंग में ही हैं। अब उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ होती है कि हम हर वक्त हालत जंग की तरह हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में हैं, हम माशी तौर पर हालत जंग में हैं, हम गुर्बत के लिहाज से, हम महंगाई के लिहाज से, हम हर तरह से ही हालत जंग में हैं। तो हम जंगों से नहीं घबराते और ख़ासकर जब इंडिया के साथ कोई मामला हो तो हमारी जो कौम है, हमारी जो सियासी अकाइयाँ हैं, हमारे जो सियासी कायदीन हैं, ये एक पेज पे ही होते हैं। तो
किसी और मुल्क के मामले में या किसी और मामले में हम मुत्तहिद हो ना हो, लेकिन इंडिया के मामले में हम बड़े मुत्तहिद हैं। और ये आप ये देखेंगे कि जंग के तो खदशात इतने नहीं हैं, कम ही हैं। और अगर ये ऐसी हालत कोई हो भी जाती है तो उसमें ये कोई बड़ी जंग नहीं होगी, वो यही होगा कि कोई थोड़ा बहुत ड्रामा ही होगा, जो भी होगा, इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। अच्छा तो मुस्तफा इसमें कमाल घबराने पाशा की भी साहब, क्या भारत जंग चाहता है और क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही कुछ चाहता है? और क्या दो एटमी ममालिक जो हैं उनके दरमियान ऐसा कुछ होने दिया जाएगा? जी मुस्तफा साहब। जी, मुझसे आपने सवाल किया जी है। आपसे किया। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं गुलाम हैदर शेख साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जंग का तो शायद इम्कान नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल हैं, तो जंग तो मुमकिन नहीं है, पहली बात ये है। लेकिन जो जंग शुरू हुई है जिस तर्ज की, इसमें मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने जो फजाई हदूद पर पाबंदी आयद की है, 5 जो एयरलाइंस इंडिया की उनको फजाई हदूद देने की पाबंदी लगाई है, वो एक ऐसा एलिमेंट है कि इंडिया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता अकेला। क्यों भला? कि उससे जो इंडिया के साथ जो जुड़ी हुई बैन अवी दीगर एयरलाइंस हैं उनका भट्टा बैठ सकता है, वो दिवालिया हो सकती हैं। तो बैरून मुल्क से भी इंडिया को इस हवाले से दबाव का सामना करना पड़ेगा, और वो दबाव आज से ही शुरू हो गया है। 2 घंटे इंतजार करना पड़ा है एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिका के नायब सदर को मुल्क वापस जाने के लिए, प्रवास पकड़ने के लिए। ठीक। तो क्या पोजीशन होगी इंडिया की कि कि अमेरिका का नायब सदर जो है वो एयरपोर्ट पे खड़ा है, तो प्रवास उसकी शेड्यूल नहीं हो रही, 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो इस 20 से 25 हजार परवाजें एक महीने में मुतासिर होंगी इंडिया की पाकिस्तान के इस फैसले से। तो इंडिया को इस हवाले से बैरून ममालिक से भी, गैर मुल्की से भी वो सामना करना पड़ेगा दबाव का। दूसरा, पाकिस्तान ने जो ट्रेड पर पाबंदी लगाई है इंडिया की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इससे पाकिस्तान, इससे हिंदुस्तान का जो ताजर तबका है, जो सनतकार तबका है, उसकी तरफ से भी दबाव आएगा। क्योंकि ये जो वाघा बॉर्डर से जो ट्रेड होता है, बयानिया या गैर एलानिया या गैर एलानिया, उसका हुजम करोड़ों डॉलर में है मंथली। और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि ना डायरेक्ट वे से इंडिया की तिजारत हम होने देंगे, ना इनडायरेक्ट वे से। तो इसका भी इंडिया को नुकसान होगा, और हिंदुस्तान में बनिए बसते हैं वो इस नुकसान को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा बड़ा नुकसान जो इस ऑपरेशन से इंडियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ गया है, इस वक्त 9 या 13 लाख इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में तैनात है। तो हिंदुस्तान की अपोजिशन पूछ रही है कि ये 13 लाख जो फौजी हैं, और जो कर्फ्यू की सूरत लगाई हुई है 2019 से अब तक इंडियन हुकूमत ने, तो पाकिस्तान से 400 किलोमीटर दूर से आके आतंकवादी दहशतगर्द आके वो ऑपरेशन करके और जिंदा सलामत वापस चले गए हैं। तो ये क्या सिक्योरिटी है इंडिया की हुकूमत की? ये एक न्यूक्लियर पावर के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात है, जिसका वो खुद इतराफ कर रही है। यानी पहलगाम के साथ, पहलगाम जो है पाकिस्तानी बॉर्डर से कितनी दूर है, सैकड़ों मील दूर है। तो वो आके आतंकवादी बकौल इंडिया के पाकिस्तान से आए, हमला किया, टारगेट अचीव किए और जंगल में गायब हो गए। ये ऐसे अवामिल हैं
जो पाकिस्तान के हक में जाते हैं, और हिंदुस्तान ज्यादा देर तक ये जो उसने एक हवा खड़ा करने की कोशिश की है ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तुर्की बतुर्की जो इकदामात उठाए हैं, मुझे लगता है कि इंडिया इस चीज को एस्केलेट नहीं करने देगा, यानी वो जंग की तरफ, एक्टिव वॉर की तरफ जाने से गुरेज करेगा। वो इंडिया के भी हक में नहीं है और पाकिस्तान के भी हक में नहीं है। और अगली बात, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सिनारियो चल रहा है वो एंटी वॉर है। अमेरिका से लेकर तमाम दीगर जो ममालिक हैं उनकी जो इस वक्त जोर है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर है। और जो जंग है, जो इस वक्त सबसे बड़ी जंग अमेरिका वर्सेस चीन है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस तजारती जंग की लपेट में आ गई है। तो अब जंग का फोकस तजारत की तरफ है, एक्टिव वॉर की तरफ नहीं है। इसलिए हैदर साहब की बात से भी मैं एग्री करता हूं कि जो बड़े हैं पाकिस्तान और इंडिया के, जो इस खित्ते में हुक्मरान हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका हो, वो एक्टिव वॉर की तरफ नहीं जाने देंगे मामला को। इधर तो आप कहते हैं जाने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गजा को उड़ा के रख दिया गया है। उस वक्त तो वो दोनों जो है वो जंगजू बनकर इसराइल को जो है फुलनाई कर रहे हैं। जनाब गुलाम अहमद शेख साहब, दुनिया कुछ भारत कुछ भी करे, सही करे गलत करे, फिर भी उसके साथ खड़ी होती है। पाकिस्तान के साथ ना पहले खड़ी हुई थी ना शायद अब खड़ी होगी, हालांकि वो सबूत पहले भी पेश करता रहा है। और अब भी जैसा कि कमाल पाशा साहब ने कहा कि वाज़ेह सबूत उनके उस ड्रामे का कुछ देर बाद ही वाज़ेह हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो है अमेरिका हो या दूसरे ममालिक वो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। क्या वजह है? भारत को अहमियत दी जाती है और पाकिस्तान के साथ जो है कोई खड़ा होने के तैयार नहीं होता। क्या आप समझते नहीं है कि हमारी सफारती इंतहाई नाकामी, हमें जहां मुंह तोड़ भारत को जवाब दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन हमारी सफारतकारी क्यों पीछे रह जाती है हर दफा? ये जो मामला है ये मजहबी तासुब पसंदी का है। इंडिया के साथ जो खड़ा होते हैं मजहबी लगाव के तहत, और पाकिस्तान के साथ इस्लाम दुश्मनी, समझ आई जी? जी जी। तो ये आज से नहीं है, ये मुसलमानों के साथ ये कई सौ सालों से ये मामला चलते आ रहे हैं। मजहबी जो है ना वो इंतहा पसंदी है, इसे कह लें, या मजहबी तासुब पसंदी कह लें। अब पाकिस्तान जितनी मर्जी अपनी सफारतें कोशिशें कर ले, जितना मर्जी वो सबूत पेश कर दे। अब कलभूषण के मामले में आप देखें कि वो जो सबूत हैं वो सारे आलमी अदालत में भी दे दिए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को भी दे दिए हैं, तमाम ममालिक को दे दिए हैं, उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं उसके ऊपर हो रही सुनवाई। तो ये मजहबी तासुब पसंदी जो है हम उसके शिकार हैं, और इसी मजहबी तासुब पसंदी की वजह से फलस्तीन और अब यमन में भी जो बारिश हो रही है बम्बों की, वो अब यमन में भी शुरू हो गई है। वहां पर भी इंसानियत सोच बुरहान जो है ना वो पैदा हो गया है। तो हम सिर्फ ये जो आलमी ताकतें हैं इनकी मजहबी मुतसाबाना जो इनकी पॉलिसियां हैं, हम उनका शिकार हो रहे हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं लेकिन इसके साथ माशी जो है वो भी मुफादात जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के साथ सारा के जो है वो माशी मुआहदे हैं, उनकी मईशत जो है वो सफर करती है अगर वो भारत मुखालिफ होते हैं। इसलिए ये ममालिक की आपस में जो मजबूरियां हैं अनाज के सिलसिले में, वो अपने अवाम को उन्होंने अनाज जो है मुहैया करना है,
उसके लिए उनको आलमी मंडी में हमें उन्हें ये देखना होता है कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि हमारी ये ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। अब उसमें अगर वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में भी आता है, लेकिन उन्होंने अपनी तो वो ग़िज़ाई किल्लत को तो पूरा करना ही है ना, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो तो उन्होंने करनी है। तो माशियात अपनी जगह पर है, मजहबी तासुब जो है वो अपनी जगह पर है। अच्छा, दोनों की मुस्तफा कमाल पाशा साहब इस जंगी माहौल में, इस जारियत के माहौल में क्या समझते हैं कि कुछ जो दूसरी कुव्वतें हैं या दूसरे आलमी ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, क्या वो बीच में कूदेंगे? और उनमें से आप किन को समझते हैं कि कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं और इस जंग को जो कि किनारे पे आ गई है इसको रोक सकते हैं? जी मुस्तफा कमाल पाशा। अच्छा देखें, इस जंग की या जंगी माहौल की जो इब्तिदा है, इस जंगी माहौल का जो मुहर्रिक है वो इंडिया है। पाकिस्तान तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने वाला है ना, तो इसलिए इस माहौल को डी एस्केलेट करने के लिए हिंदुस्तान को एक्ट करना पड़ेगा। अब आपके सवाल का जवाब यह है कि वो कौन सी ऐसी कुव्वत है, वो कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इंडिया को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो बिहेव करे सही तरीके से। तो वो तो अभी तक इंडिया को अगर कोई असरअंदाज हो सकता है तो वो अमेरिका ही है जी। अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को बंदे का बच्चा बनने का कहे और उसको मजबूर करे, क्योंकि इस वक्त इंडिया और अमेरिका का जो इस वक्त आपस में दोस्ताना चल रहा है, इंडिया को अमेरिका ही पैम्पर करता रहा है चीन के खिलाफ, चीन को कंटेन करने के लिए इस खित्ते में भी और आलमी सतह पर भी चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका पैम्पर करता है। अमेरिका ने न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को दी है, इंडिया के साथ तजारत को बढ़ावा दिया है, इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। तो इंडिया जो है ऑब्लाइज्ड है बड़ा मुल्क बनने के लिए, एक सनती ताकत बनने के लिए, एक मुआशी ताकत बनने के लिए अमेरिका का। तो अमेरिका उस पे दबाव अगर डाले तो वो उसकी बात सुन सकता है। और हम तो मतलब क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो जवाब दे रहे हैं। तो इंडिया अगर बंदे का बच्चा बन जाए तो ये सूरत हाल जो है ये डी एस्केलेट हो जाएगी। अच्छा गुलाम अहमद शेख साहब, कल तक हम अमेरिका के कहने में जो थे रशिया के इस्तेमाल होते रहे, आज इंडिया भी जो है चाइना के लिए, अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों ममालिक जो है इस अमेरिका की इस पॉलिसी से बाहर निकल पाएंगे या गुत्थम गुत्था हो के अपनी जो मईशत, जहां इंडिया तो आगे बहुत निकल गया और पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, लेकिन इसके बावजूद जो है क्या ये खुद को संभालने के लिए और खुद जो है होश के कोई नाखून दोनों खुद लेंगे? देखें जी, जब तक वहां पर हिंदू तवा, वहां पर शिद्दत पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये हुकूमत उनको पूरे सपोर्ट कर रही है, जो मोदी हुकूमत है, मोदी खुद जो है वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जिसने के गुजरात में 3 मुसलमानों के कत्लेआम में वो मुलविस रहा और इसकी पादाश में अमेरिका ने मोदी के ऊपर पाबंदी लगाई रखी जब तक वो वजीर आजम नहीं बना। जब वो वजीर आजम बना तो फिर उसके बाद उन्होंने उस पर से पाबंदी उठाई, वरना ये सारी दुनिया जानती है कि मोदी का कितना मकरू चेहरा है और वो किस कदर शिद्दत पसंद है। अब मसला ये है कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये कैसे ऐसे अवामिल को और ऐसे हालात को अपने तरफ रागिब करें और उसमें से ये दूसरों का आलाकार बनने से ये परहेज करें। देखिए अब बात ये फिर वही आ जाती है मजहबी तासुब की। इंडिया में जो मजहबी तासुब है वो ये कभी भी
नहीं होने देगा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सुलह सफाई से रहें। और इसकी कई मिसालें हैं, कई अवामिल हैं, कई ऐसे हालात पैदा वहां पर हुए हैं जिससे कि ये साबित होता है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहना नहीं चाहता। नहीं, इंडिया तो रहना नहीं चाहता, लेकिन ये कुव्वतें भी नहीं चाहती कि अमन से रहें, क्योंकि उनके मुफादात दांव पे लगते हैं। नहीं, अब ये बात है, अब दुनिया ये समझ रही है कि दोनों ताकतें न्यूक्लियर पावर हैं, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं उन्होंने ये कोशिशें शुरू की हैं कि ये जो टेंशन है हालिया इसको दूर किया जा सके। लेकिन इसमें जैसा कि कमाल पाशा साहब ने फरमाया कि सिर्फ अमेरिका ही है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इसमें यूरोपीय यूनियन का बहुत बड़ा किरदार है। क्यों कि इंडिया की जो मंडी है वो यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ी मंडी वही है, और अगर यूरोपीय यूनियन अपना दबाव बढ़ाए और उसको कायल करे तो ये मामला ठंडा हो सकता है। जी, मुस्तफा कमाल पाशा साहब, आप क्या समझते हैं कि गुलाम हैदर शेख साहब ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई है, एक तो वो, और दूसरा ये कि क्या आप समझ नहीं है कि ये जो भारतीय जहारियत है ये दोनों मुल्कों के मुफाद में भी इस वक्त है, जो सियासी हालात दोनों तरफ चल रहे हैं उसमें जहाँ यकजहती जो है वो पाकिस्तान में अहले सियासत में और दीगर अवामिल जो यहाँ पे हो रहे थे, सोर्शें हो रही थी, उनसे तवज्जो हट के अब एक यकजहती की तरफ आ रही है। इसी तरह इंडिया में भी जो शोरशें हैं उनको दबाने और मफादात अपने हासिल करने के लिए इंडिया ये चीज़ कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जाहियत है और ये जो हालात नासाज हुए हैं, इसमें दोनों मुल्कों का एक तरफ जहाँ अगर जंग होती है तो नुकसान होता है, अगर जंग नहीं होती तो ये साजगार माहौल पैदा कर देंगे दोनों ममालिक के लिए? अच्छा, ये आपने जो बात कही है ये इंडिया पर तो लागू होती है कि इंडिया के अंदर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि उसकी साख गिर रही है तो उसको टेररली एक सहारा मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान मुआशी एतबार से कमजोर है। पाकिस्तान में सियासत के मामलात भी ठीक नहीं है। दो सूबों के अंदर जो है दहशतगर्दी की जंग जारी है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये इस तरह के जो हालात हैं वो किसी तरह भी साजगार नहीं हो सकते, बल्कि वो नुकसान का बायस बनेंगे। पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर जो थोड़ा बहुत इस जंग के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में अरा तफरी थी उसमें कमी आई। अहले सियासत जो आपस में दस्ते गिरेबान थे, कोई कमी नहीं आई। बलूचिस्तान में कोई कमी नहीं आई। बलूचिस्तान के हालात तो वैसे के वैसे ही है। नहीं मुत्तहिद हो रही है और इंडिया की तरफ जो है वो कदम बढ़ा रही है, इंडिया की तरफ देख रही है, अपने दुश्मन की तरफ जो है उसको मुंह तोड़ने के लिए इकट्ठी हो रही है। हाँ, ये केपीके की पार्लियामेंट केपीके असेंबली ने मुतफिका तौर पे करारदाद पेश की है। ये एक यकजहती का मुजाहरा हुआ है और सेनेट में भी हुई है। सेनेट में भी हुई है। गौहर अली खान साहब ने भी अच्छा बयान दिया है। और उसके बाद जो नहरी पानी का तनाजा था वो भी एक दिन में एक मुलाकात के साथ ही जो है वो हल हो गया। और वो उसमें जहां वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ज़हानत का सबूत दिया, वहां पर बिलावल भुट्टो साहब का भी रवैया जो है वो काबिले एप्रिशिएटेबल है, काबिले फख्र है, काबिले सताइश है जी, काबिले सताइश है कि उन्होंने इकट्ठे होने का जो मुजाहरा किया है। तो इस हवाले से, लेकिन ये इस सूरत हाल का इस तरह रहना जो है सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये एक खतरनाक अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि जंग जो है और जंगें किसी तौर भी बेहतरी नहीं लाती। और फिर ऐसे वक्त में जबकि दुनिया जो है वो जंगों से हट के तिजारत की तरफ जा रही है
अरबों खरबों डॉलर जो जंगों में खर्च होते हैं, आपने हवाला दिया ये फलस्तीन और इसराइल की जंग का, वो जंग नहीं है, वो तो नस्ल कुशी है। और गुलाम हैदर साहब ने जिस मजहबी फर्के की बात की, वो मजहबी एक मामला है कि जो यहूदी फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, वो जंग नहीं है, वो तो एक पूरी नस्ल को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जंग तो होती है कि कहीं थोड़ी बहुत बराबरी हो, तो वो जो फलस्तीनी को मारा है वो तो नहते हैं, तो जंग तो दो फ्रीकैन के दरमियान होती है। लेकिन वहां अमेरिका का यूरोपीय यूनियन का किरदार जो है ना सर, वो इंतहाई जो है शर्मनाक है ना जी। नहीं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार तो मैं समझता हूँ शर्मनाक नहीं है। देखें, मसला कश्मीर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पेश की हैं, सलामती कौंसिल की जो करारदादें पेश हुई हैं, वो तो मबनी बर इंसाफ है। ये तो इंडिया और इंडियन क़यादत का एक बुरा रोल है कि उन्होंने उन पर अमल नहीं किया। मंजूरी तो नहीं ना करनी होती, उन पर अमल दरामद भी तो करवाना होता है इन आलमी कुव्वतों ने, इन अदारों ने। क्या वो कर रहे हैं? कुछ भी। जहां उन्हें करवाना होता है वहां करवा लेते हैं, जहां नहीं करवाना होता वहां खामोश तमाशाई बन के सिर्फ हम दर्दाना बयान दे देते हैं। गजा पर, इस पर तो सिर्फ दर्दाना और बेबसी का इजहार करते हैं। जहां बदमाशी करनी होती है ये मिलकर बदमाशी करते हैं, और जहां इनका रोका जाता है वहां खामोश तमाशाई जाते हैं। तो यह इनका जो है दोगला किरदार है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इनके इन ताकतों के दोगले किरदार की तरफ जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ये उसका नतीजा है कि ये इदारा अपना वकार खो चुका है, और ये कुव्वतें व्हाइट मैन, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये ज़वाल पजीर है, और चीन जो है वो आलमी मंजर पर छाता चला जा रहा है। ये उन्हीं अवामल का नतीजा है जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और ये एक नए आलमी निज़ाम की जरूरत पैदा हो चुकी है इन्हीं बातों की वजह से जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। ये निज़ाम जो मौजूदा निज़ाम है आलमी, ये मबनी पर इस्तेहसाल है, मबनी पर नाइंसाफी है। इसलिए अब एक नया निज़ाम तश्कील पाने की तरफ दुनिया जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, सवाल, क्या आप समझते हैं कि जो आलमी ताकतें हैं या ये कुव्वतें हैं, ये दोनों मुमालिक की ये देखते हुए जारियाना जो पॉलिसी बिलखुसूस भारत की है और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब जैसे पाकिस्तान दे रहा है, और हालात अगर बहुत ज़्यादा, एक आप सोचिए अगर हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और दोनों मजबूर हो जाते हैं लड़ने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि आलमी कुव्वतें एक दफ़ा कह देंगे इन्हें कि जनाब एक दफ़ा तो तुसी करके वेख ही लो? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ऐसा मौका नहीं होगा, नहीं आएगा। क्यों? कि दोनों एटॉमिक पावर हैं, और ये छोटी मोटी जो झड़पें हैं वो होंगी। ठीक है, हो सकता है कोई ये आकर कोई ऐसी स्ट्राइक करें जिसको कि एक फ्लैग ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन का नाम देके ये करके और कहें जी हमने बदला ले लिया है। ठीक है। और जो आलमी ताकतें हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, और ना वो ये इस चीज का वो मुतहम्मिल हो सकती हैं कि एक खिते में एटमी जंग लगे और वो भी महफूज रहें। वो उनको इस चीज का इदराक है और वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देंगी। और जहां तक बात है इंडिया की, तो देखें इंडिया ने ये जो कदम उठाया है वो उसको पता था कि अब मैं पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द के तौर के ऊपर उभर रहा हूँ, और बड़ी जो ताकतें हैं उन्होंने इनको वार्निंग भी दी है। उस तासुर को खत्म करने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचाया कि जी हम दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। जी आखिरी जी इसको वाइंड अप करते हुए मुस्तफा कमाल पाशा साहब, क्या आप समझते हैं कि इस मौके पर सिर्फ हड़तालें करने से, एहतजाज करने से और जलसे जुलूस करने से बात नहीं बनेगी,
बल्कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, उसमें सारी क़यादत को शरीक होना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हम हर उस दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं जो पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखता है। जी मुस्तफा कमाल पाशा साहब। शाहिद नदीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जो फोरम पूरी कौम की इज्तिमाइयत के नुमाइंदा हैं, जैसे सेनेट है, उसमें करारदाद पास हुई या पूरी यानी यूनानिमसली पास हुई। फिर पूरी कौम ने जो एक अदारा बनाया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और वो कमेटी, उसका इजलास हुआ, उसमें जो बातें हुई, ये सारे फोरम जो हैं ये कौमी यकजहती के ही नंबरदार हैं, कौमी यकजहती को ही एक्सप्रेस करते हैं और कौम की आदर्शों के नुमाइंदा हैं ये। तो उन फोरम्स पर ये सारी बातें हो रही हैं और कौम की इज्तिमाइयत की रिफ्लेक्शन हो रही है। किसी उसकी वो एपीसी की जरूरत नहीं है। एपीसी तो उन मामलात पर बुलाई जाती है जिनमें कोई इख्तलाफ हो और उस पर रिजॉल्व करना हो। हिंदुस्तान का मामला तो ऐसा है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला तो ऐसा है कि जिस पर किसी जमात का, किसी सियासी क़यादत का कोई इख्तलाफ नहीं है और ये कोई सियासी मामला नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की धमकी का जवाब देना, इसके लिए किसी एपीसी की जरूरत नहीं है। ये जो पार्लियामान है, सेनेट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये नुमाइंदगी करते हुए इदारे हैं और अवाम की मुकम्मल इन्हें ताईद हासिल है। तो वहां पर जो फैसले हो रहे हैं वो बिल्कुल पूरी दुनिया को रिफ्लेक्शन हो रही है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस मामले पर मुतहद है, किसी एपीसी की जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों में माने ये हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क में इस बात पे ये एपीसी के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। हमारे मुल्क में क्या समझते हैं कि एपीसी से क्या क्या हासिल हो जाएगा। ये जो मुस्तफा कमाल पाशा साहब ने जो बात की है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की और सेनेट की, ये जो है ये मोतबर इदारे हैं, इनकी जो बात है वो दुनिया में सुनी जाती है। एपीसी को हम पता नहीं क्या क्या हमारी कौम में क्या एक उनका नजरिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि बहुत अच्छी बात की है मुस्तफा कमाल पाशा साहब ने, और सूबाई असेंबलियों ने भी इस चीज की अपना यकजहती का इजहार कर दिया है। तो फिर एपीसी की क्या जरूरत है। ठीक है जी, आप दोनों हज़रात ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी सेल हासिल जो है वो गुफ्तगू की और आवाम को भी इस हवाले से आगाही दी है कि दुश्मन जो है वो हमेशा उसने ये गलती की है कि जब भी हम मुंतशिर हुए उसने हमें ललकारा और हम मुत्तहिद हो गए। हम एक दफ़ा फिर मुत्तहिद हैं और दुश्मन को उसके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और हम अपने दुश्मन को अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।